वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशान। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ASP.NET Core 8 वेब API के साथ हम आइडेंटिटी सर्वर ऑथेंटिकेशन को कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ASP.NET Core वेब API में अपनी APIs को सिक्योर बनाने के लिए हम ऑथेंटिकेशन या ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिससे कि सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही हमारी APIs को एक्सेस कर पाए। पहले ASP.NET में क्या होता था, डेवलपर्स नॉर्मली फॉर्म्स या विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को अपनी वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये टेक्निक्स थी ये इनएफिशिएंट हो गई हैं और नई नई रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आ गई है। जैसे कि आजकल जो लोग होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी के लिए सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन लाइक फेसबुक ऑथेंटिकेशन, ट्विटर या गूगल ऑथेंटिकेशन या कुछ कस्टम ऑथेंटिकेशन लाइक OAuth बेस्ड ऑथेंटिकेशंस को यूज़ करते हैं। सो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई ऑथेंटिकेशन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ कॉल्ड ASP.NET Core आइडेंटिटी। और ये ऑथेंटिकेशन टेक्निक ओविन के ऊपर बेस्ड है। ओविन मीन्स ओपन वेब इंटरफेस, जो कि .NET के लिए होता है। इस लाइब्रेरी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो लोकल यूज़र अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र। सो जो यूज़र ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपकी लॉगिन यूज़र की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट्स करता है। इस टेबल में आपकी यूज़र की आईडी, उसकी ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल डिटेल्स, ये सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। आप यूज़र क्लास को इनहेरिट करके अपनी कस्टम क्लास को भी क्रिएट कर सकते हैं। रोल ऑब्जेक्ट्स आपके यूज़र रोल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ASP.NET Core आइडेंटिटी में जो आइडेंटिटी रोल क्लास होती है वो रोल की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। थर्ड वन इज़ यूज़र मैनेजर। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन लाइक उसके अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, एंड देन कैसे उसके पासवर्ड या अदर इन्फॉर्मेशंस को हम वहाँ पे अपडेट या रिमूव कर सकते हैं। रोल मैनेजर सेम एज यूज़र मैनेजर। जैसे हम यूज़र मैनेजर के अंदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं या रिमूव करते हैं, सेम हम रोल मैनेजर में रोल के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे न्यू रोल्स को क्रिएट कर सकते हैं, रोल्स को अपडेट कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक ASP.NET Core 8 वेब API को क्रिएट करेंगे एंड देन हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम क्या काम कर लेते हैं, एक ASP.NET Core वेब API को प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम हम दे देते थे कि आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट। ये यहाँ पे .NET 8 वर्जन को हम यूज़ कर रहे हैं एंड देन हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हमारी ASP.NET Core वेब API की बेसिक टेम्पलेट होती है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बेसिक टेम्पलेट क्रिएट हो गई है। अभी हम क्या काम करते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेदर फोरकास्ट होता है, तो कंट्रोलर में भी आपको एक वेदर फोरकास्ट मिलेगा। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं जो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर है इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमने क्या काम किया, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमें कुछ जो मैंडेटरी पैकेजेस हैं उनको हमें इंस्टॉल करना है, जैसे कि Microsoft.Entity Framework Core.SQL Server, Core.Tools एंड देन Microsoft.ASP.NET Core Identity Framework Core। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे जाते हैं, ब्राउज़र एंड अगर आप यहाँ पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं सबसे पहले इस पैकेज को सर्च कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core Identity Framework Core। हम इसके लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा जो ये पैकेज है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अभी हम सेकंड पैकेज पे जाते हैं। सो Microsoft.Entity Framework Core.SQL Server, क्योंकि हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, SQL सर्वर को यूज़ करेंगे एज ए डेटाबेस। इस पैकेज को जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसको भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। जो मेरा थर्ड पैकेज है दैट इज़ Microsoft.Entity Framework Core.Tools दैट विल बी यूज फॉर माइग्रेशन। मैं इस पैकेज पे जाता हूँ और इसका भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी मेरे पास तीनों पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। अगर मैं आपको डिपेंडेंसीज में पैकेजेस में जाके दिखाऊं
तो आप देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सीक्वल सर्वर एंड टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। थर्ड स्टेप इज हमें एक फोल्डर बनाना है, कॉन्टेक्स्ट फोल्डर, देन जिसके अंदर हमें एक आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास को क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बना लेते हैं। ऐड ए फोल्डर दैट इज कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ। ऐड क्लास आइडेंटिटी डेटाबेस। यहाँ पे मेरी क्लास क्रिएट हो गई है। अगर आप देखेंगे मेरे को क्या काम करना है, इस क्लास को आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से इनहेरिट करना है। आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने इस पैकेज की डिपेंडेंसी यहाँ पे दे दिया और मैंने इसके यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। अभी मेरे को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे मुझे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को पास करना है। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, इसके अंदर मेरे को क्लास का नाम पास करना पड़ेगा, दैट इज आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा मैं इसको बोल देता हूँ डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं विद पासिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। दैट इज फाइन। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज हमें एक एंटिटीज फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम एक टेस्ट यूजर क्लास को क्रिएट कर लें। सो लेट्स क्रिएट अनदर फोल्डर दैट इज entities and create new class could be test user। इस टेस्ट क्लास के अंदर लेट्स से मैं 2-3 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स लाइक पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम एंड पब्लिक स्ट्रिंग या ईमेल। दैट इज फाइन। अब मैं क्या काम करता हूँ, अगर आप देखेंगे इस स्टेप को, जब मैंने एक क्लास बना लिया, इस क्लास को मेरे को डीबी सेट प्रॉपर्टी के साथ आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास जो है वहाँ पे मुझे रजिस्टर करना है। तो अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास में जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक डीबी सेट टेस्ट यूजर एंड टेस्ट यूजर्स। मैंने यहाँ पे टेस्ट यूजर क्लास को डीबी सेट प्रॉपर्टी के साथ रजिस्टर कर दिया, देन मैंने उसका नाम दिया टेस्ट यूजर्स। तो जब मैं माइग्रेशन करूँगा तो डेटाबेस में टेस्ट यूजर्स के नाम से मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। बढ़ता है यहाँ पे हमें क्या काम करना है, program.cs क्लास में अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को ऐड करना है। सो हम अपनी program.cs क्लास पे जाते हैं। यहाँ पे अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को ऐड करना है, स्टार्ट करना है। सो builder डॉट सर्विसेज डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम पास करेंगे। देन ऑप्शंस फर्स्ट और यूज SQL सर्वर, क्योंकि हम SQL सर्वर को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज ए डेटाबेस। एंड देन यहाँ पे विंडर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं। तो जो डेटाबेस में कनेक्शन स्ट्रिंग होगी हमारी, ये हम ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर डालेंगे। हमें जो आइडेंटिटी एंड पॉइंट्स को यूज़ करना है उसको भी हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी API एंड पॉइंट्स, जिसके अंदर हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़र क्लास को पास करेंगे, आइडेंटिटी यूज़र, देन डॉट ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर्स, एंड देन यहाँ पे हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम पास कर देंगे, आइडेंटिटी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। दैट्स इट।
यहाँ पे हमने इसको रजिस्टर कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज हमने अपने API एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हमें क्या काम करना है, आइडेंटिटी एंड पॉइंट्स को मैप करना है। ठीक है, तो ऐप डॉट मैप आइडेंटिटी API आइडेंटिटी यूजर। सो यहाँ पे हम क्या काम करता हूँ, ऐप डॉट मैप आइडेंटिटी API, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी यूजर। अच्छा, तो हमारा ये काम भी हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अपनी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा लोकल होस्ट सर्वर है वो SQL Express 0.1, डेटाबेस का नाम मैंने दिया आइडेंटिटी 4। अब हमें माइग्रेशन करना है। माइग्रेशन के लिए मेरे पास 2 कमांड होती है। तो हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स में जाएंगे हम, यू गेट पैकेज मैनेजर एंड देन पैकेज मैनेजर कंसोल। यहाँ पे हम फर्स्ट कमांड ऐड कर देते हैं, ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम लेट से मैं दे देता हूँ ओथ। तो हमारी बिल्ड स्टार्ट हो गई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक माइग्रेशन के नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। तो माइग्रेशन के नाम में आप देखेंगे कि ये माइग्रेशन, क्योंकि मैंने ओथ के नाम से बनाया था, तो यहाँ पे एक ये फाइल जनरेट हुई है जिसमें वो दिखा सकता है कि कौन कौन सी टेबल्स हमारी क्रिएट होगी। और ये हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो भी टेबल ऐड करते हैं तो उसका स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट हो गया कि कौन कौन सी टेबल क्रिएट हो गया, एंड देन उसमें कौन कौन से कॉलम्स हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टेस्ट यूज़र को ही ऐड किया था। तो टेस्ट यूज़र के नाम से मेरी एक टेबल क्रिएट होगी टेस्ट यूज़र्स के नाम से, जिसमें मेरे पास कुछ कॉलम्स होंगे, ID, ईमेल, राइट एंड नेम एज वेल। अब हमें क्या काम करना है, अपने डेटाबेस को अपग्रेड करना है। सो डेटाबेस को अपग्रेड करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं अपडेट -डेटाबेस, एंटर। तो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन डन हो गया। अगर मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखाऊं तो आप देखेंगे हमारा आइडेंटिटी ओथ के नाम से एक नया डेटाबेस बन गया। एंड देन इस आइडेंटिटी ओथ डेटाबेस में अगर मैं टेबल्स को देखता हूँ तो देखिएगा ये एक टेबल है जो हमने बनाई है, ठीक है। बाकी जितनी भी टेबल्स है बाकी जितनी भी टेबल है ASP.NET रोल क्लेम्स, ASP.NET रोल्स, यूज़र क्लेम्स, यूज़र लॉगिन, यूज़र रोल्स एंड यूज़र्स, ये सारी की सारी टेबल हमें आइडेंटिटी से खुद से मिल गई है। अब हमें क्या काम करना है, इसको एक बार रन करके देखना। जब मैंने कोड को रन किया तो मेरे को यार आ रही है, आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ओके, तो यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है, मैं वो ऐड कर देता हूँ। तो builder.services.add controllers, add API endpoints, API explorer एंड देन add swagger jet। अब मैं इसको सेव करके दोबारा से इसको रन कर पाऊँ। अब आप देखेंगे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी सर्वर को अपने वेब API में यूज़ करता हूँ तो मेरे को इतने एंड पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो मेरे को इनके लिए कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास एक रजिस्टर API है, दैट इज़ अ पोस्ट API। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक बार ट्राई इट आउट करता हूँ। लेट्स से मैं मेल दे देता हूँ कुछ भी, tech@gmail.com एंड देन पासवर्ड दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सारे वैलिडेशन भी होता है। अगर मैं सिर्फ ये टैग दे दूंगा और मैं अगर इसको API को हिट करता हूँ तो वी विल गेट अ एरर 400। एंड 400 क्यों है, क्योंकि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक 1 डिजिट होनी चाहिए और एक अपर केस भी होना चाहिए। तो हम इसको इसी तरीके से करते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, tech@111। अभी इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेस्पॉन्स आ गया, दैट इज़ 200। तब हमने रजिस्टर किया है उस यूज़र की डिटेल्स को हम डेटाबेस में भी वेरीफाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक न्यू क्वेरी ओपन कर लेता हूँ। हमने आइडेंटिटी ओथ करके जो डेटाबेस बनाया था उसमें हमारे पास एक टेबल है ASP.NET यूज़र्स, एंड मैं उस टेबल्स में जाके अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करता हूँ तो आपको डिटेल्स मिल जाए। तो देखिएगा यहाँ पे tech@gmail.com करके मैंने एक यूज़र बनाया था
जिसकी डिटेल्स मेरे पास ASP.NET यूजर्स टेबल में स्टोर हो जाती है। अब हम क्या काम करते हैं, सेम ईमेल एंड पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने रजिस्टर किया था। सो लेट्स मूव टू द लॉगिन API, ट्राई इट आउट। यहाँ पे मेरे को कुकीज़ या सेशन कुकीज़ कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसको 2 या 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ईमेल एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से एड करता हूँ। तो जब हम लॉगिन करते हैं वो वैलिडेट करता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही है क्या, एंड देन सही होते हैं तो वो हमें क्या काम करता है, यहाँ पे एक एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखेंगे कि ये API के साथ कैसे काम करेगा। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बना देता हूँ। तो कंट्रोलर फोल्डर के अंदर मैं एक कोई भी कंट्रोलर बना लेता हूँ, दैट इज API विद रीड एंड राइट एक्शंस। इसका नाम हम दे देते हैं टेस्ट यूजर कंट्रोलर। तो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अगर मैं क्या काम करता हूँ, बिना लॉगिन किए हुआ भी इस टेस्ट यूज़र कंट्रोलर की किसी भी API को कॉल करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये मेरे को रिजल्ट दे देगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक ऑथराइज एट्रीब्यूट को यूज़ करता है। अब टेस्ट यूज़र कंट्रोलर की किसी भी API को मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा एंड देन तभी मैं उस API को कॉल कर पाऊँगा। तो अब दोबारा से इसको चेक करते हैं कि इसको कैसे कॉल कर पाएंगे। इस API में मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास जो रजिस्टर था वो मैंने किया था tech@gmail.com के थ्रू। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे इस API को कॉल करने जाता तो आप देखेंगे इसने मेरे को 401 दे दिया, दैट इज़ अनऑथराइज्ड। अब हम क्या काम करेंगे, सेम API को पोस्टमैन के थ्रू कॉल करके देखता है। ठीक है, तो पोस्टमैन से जब कॉल करेंगे, अब मेरे को क्या चाहिएगा, सबसे पहले हमें एक टोकन पास करना पड़ेगा। तो टोकन पास करने के लिए सबसे पहले मेरे को उस टोकन को जनरेट करना पड़ेगा। टोकन को जनरेट करने के लिए हमें अपनी जो क्रेडेंशियल थे उनके साथ हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। एंड एग्जीक्यूट। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे टोकन आ गया। तो इस एक्सेस टोकन के साथ मैं क्या काम करता हूँ, अपनी API को पोस्टमैन से कॉल करता हूँ। तो पोस्टमैन में अभी यहाँ पे आप देखेंगे जो एड्रेस जा रहा है वो 7294 है। तो यहाँ पे मैंने पोस्टमैन को ओपन कर लिया एंड देन मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज कर देता हूँ 7294, और मेरे को यहाँ पे टोकन की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। और मैं अगर अब इसको API को हिट करता हूँ, 404, क्योंकि इसका API का नाम है टेस्ट यूज़र। दोबारा से हिट करता हूँ, और मेरे पास जो बॉडी है मेरे को रेस्पॉन्स मिल गया। और अगर मैं इसको बिना टोकन के API को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आ गया 401 अनऑथोराइज्ड। इसका मतलब मेरे पास इस API को कॉल करने का एक्सेस ही नहीं है। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी को अपनी ASP.NET Core वेब API में यूज़ कर सकते हैं। दैट विल मेक आवर API मोर सिक्योर।